गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो जो हर पल हमारे डिजिटल जीवन को चला रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया को हम कभी सीधे तौर पर देख नहीं पाते। बिल्कुल। जब भी हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? ज्यादातर लोगों का ध्यान उन चमकती हुई स्क्रीन्स पर या बड़े बड़े सर्वर्स पर जाता है। वही तो, या फिर उस जटिल कोड पर जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। लेकिन आज की इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो उस अदृश्य इकोसिस्टम को सामने लाना है जिसके बिना कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, हाँ डीबीएमएस, वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह दह जाएगा। एकदम सही कहा आपने। और हमारे स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये इकोसिस्टम सिर्फ मशीनों का नहीं है। तो फिर किसका? ये अलग अलग विशेषज्ञताओं वाले, यानी अलग अलग स्किल्स वाले इंसानों का एक पूरा नेटवर्क है। अच्छा, तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। इसको समझने के लिए ना डेटाबेस की तुलना एक बड़े और हलचल भरे शहर से करते हैं। ये एक बहुत ही रोचक एनालॉजी है, मैं सुन रही हूँ। देखिए, जैसे एक आधुनिक शहर को चलाने के लिए एक मेयर चाहिए होता है, आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर और आम नागरिक चाहिए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा डेटाबेस भी अलग अलग यूजर पर्सोनास के इर्द गिर्द घूमता है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि तकनीक की दुनिया के बाहर के जो लोग हैं ना, आम लोग, हाँ, वो लोग डेटाबेस को एक निर्जीव तिजोरी की तरह मान लेते हैं। जैसे एक लॉकर हो जहां बस डेटा डाल दिया। लोगों को लगता है वहां बस डेटा को डंप किया जाता है, लेकिन असल में ये एक बेहद जीवंत और डायनामिक व्यवस्था है। मतलब इस डेटाबेस शहर में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। बिल्कुल, उनका एक्सेस लेवल, उनकी जरूरतें, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। और ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम इन इंसानी कड़ियों को नहीं समझेंगे, हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी। सही पकड़ा आपने। जब तक इन कड़ियों को नहीं समझा जाएगा, तब तक ये समझना मुश्किल है कि एंटरप्राइज लेवल पर डेटा कैसे सुरक्षित रहता है और कैसे बड़ी कंपनियां उसी डेटा के आधार पर रियल टाइम में फैसले लेती हैं। एकदम सही। तो चलिए हमारे इस डेटाबेस वाले शहर के सबसे ऊपरी स्तर से शुरुआत करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शहर के मेयर और सुरक्षा प्रमुख की, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। हाँ, जिनको हम टेक की भाषा में डीबीए कहते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सिस्टम के रखरखाव के कर्ता धर्ता यही होते हैं। बिल्कुल। डीबीए का काम सिर्फ सिस्टम को चालू रखना नहीं होता। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के आज के दौर को देखें ना, जो कि आजकल हर जगह है, हाँ, तो उस दौर में डीबीए की भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है। वो कैसे? थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, वो नए डेटाबेस का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन तो करते ही हैं, वो उनका बेसिक काम है। ठीक है। लेकिन उनका सबसे अहम काम अब सुरक्षा नीतियां बनाना हो गया है। सिक्योरिटी पॉलिसीज, हाँ, और एक्सेस कंट्रोल तय करना। किसके पास किस डेटा का एक्सेस होगा, ये डीबीए तय करता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ताकि सिस्टम फास्ट चले। बिल्कुल,
बैकअप और रिकवरी की पूरी जिम्मेदारी भी डीबीए के कंधों पर होती है। मतलब अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो डीबीए ही बचाएगा। हाँ, अगर सिस्टम में कोई तकनीकी समस्या आती है या डेटा की अखंडता, जिसे हम डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं, वो खतरे में पड़ती है, तो सबसे पहले डीबीए को ही मोर्चे पर आना होता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। पूछिए। अक्सर देखा गया है कि डेवलपर्स और बिजनेस टीम्स के बीच में डीबीए को एक बॉटलनेक या रुकावट की तरह देखा जाता है ना? हाँ, ये आमतौर पे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में सुनने को मिलता है। मतलब डेवलपर्स चाहते हैं कि शुक्रवार शाम को नया फीचर तुरंत लाइव कर दिया जाए, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, लेकिन डीबीए आकर कहते हैं कि नहीं, इससे सिस्टम की स्थिरता को खतरा है। तो क्या डीबीए वास्तव में सिर्फ ना कहने वाले अधिकारी बन के रह गए हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। डीबीए ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें किसी का काम रोकना है। तो फिर क्यों रोकते हैं वो ना इसलिए कहते हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। आप डिजास्टर रिकवरी को ही ले लीजिए। जब किसी बड़ी एयरलाइन का सिस्टम अचानक डाउन हो जाता है तो क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, हर मिनट लाखों डॉलर का नुकसान होता है। फ्लाइट्स ग्राउंड हो जाती हैं और यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। वो तो हमने कई बार न्यूज में देखा है। तो उस वक्त वो डीबीए ही होता है जो अपने बैकअप प्लान के जरिए सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाता है। अच्छा, तो उनका असली काम एक तरह से इंश्योरेंस जैसा है। हाँ, उनका काम अर्थव्यवस्था और ग्राहकों के भरोसे को टूटने से बचाना है। उनकी सख्ती दरअसल सिस्टम की सबसे बड़ी ढाल होती है। ये तो एक बहुत ही सटीक नजरिया है। पहले मुझे भी लगता था कि वो लोग बस काम में देरी करते हैं। नहीं, उनके पास पूरी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर को चलाने की। तो अगर डीबीए उस शहर का मेयर है जो व्यवस्था बनाए रखता है और ये तय करता है कि कौन सी सड़क कब खुलेगी, तो कोई तो होगा जिसने शहर का और उन सड़कों का नक्शा बनाया होगा। बिल्कुल होगा। बिना नक्शे के तो शहर बस नहीं सकता। यहीं पर डेटाबेस डिजाइनर की भूमिका सामने आती है, जिसे हम डेटाबेस शहर का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। सही कहा। एक डेटाबेस डिजाइनर का काम डेटाबेस का ढांचा तैयार करना होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में हम स्कीमा कहते हैं। हाँ, स्कीमा। अब किसी भी स्काईस्क्रेपर को बनाने से पहले जैसे एक विस्तृत ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना? बिल्कुल चाहिए होता है, वरना बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही डेटाबेस के लिए भी एक मजबूत फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। तो ये डिजाइनर्स असल में क्या करते हैं अपने ब्लूप्रिंट में? डिजाइनर्स डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। मतलब कौन सा डेटा कहाँ जाएगा और दूसरे डेटा से कैसे जुड़ेगा। वही, और ऐसे कंस्ट्रेंट्स तय करते हैं जो बिजनेस के नियमों पर आधारित होते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना और फिर डेटा को नॉर्मलाइज करना, ये उनका रोज का काम है। नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन की बात आते ही ना मामला थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है पर उतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इस डीप डाइव में इसे सरल भाषा में डिकोड करें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब डेटा को इस तरह से तोड़ना और व्यवस्थित करना है कि उसमें कोई फालतू दोहराव या रिडंडेंसी ना रहे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि कई बार डिजाइनर्स को अपनी ही बनाई इस थ्योरी के खिलाफ जाना पड़ता है। क्यों? ये बहुत ही दिलचस्प बिंदु उठाया आपने। धन्यवाद। देखिए, सिद्धांत के रूप से हर डिजाइनर चाहता है कि उसका डेटाबेस पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड हो, ताकि स्टोरेज कम लगे। हाँ, स्टोरेज कम लगे और डेटा अपडेट करने में कोई विसंगति ना आए। ठीक है। लेकिन असल दुनिया में, खासकर जब हम उन सिस्टम्स की बात करते हैं जहां हर सेकंड लाखों बार डेटा पढ़ा जाता है, जैसे कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस होगी। बिल्कुल, तो वहां अत्यधिक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को धीमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि तब सिस्टम को डेटा दिखाने के लिए दर्जनों अलग अलग टेबल्स को जोड़ना पड़ेगा। एकदम सटीक। और टेबल्स को जोड़ना यानी जॉइंट्स लगाना सिस्टम पर बहुत भारी पड़ता है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। हाँ, इसलिए एक चतुर डिजाइनर अक्सर जानबूझकर डेटा को डीनॉर्मलाइज करता है, ताकि डेटा निकालने की यानी डेटा रिट्रीवल की गति तेज हो सके। वही तो, डिजाइनर का असली हुनर इस बात में है कि वो कंसेप्चुअल मॉडल को फिजिकल स्कीमा में बदलते वक्त परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के बीच सही संतुलन कैसे बनाता है। बिल्कुल, वही उसका मास्टर स्ट्रोक होता है। चलिए इसे ना ई कॉमर्स की दुनिया के क्लासिक उदाहरण से समझते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हाँ, ई कॉमर्स का उदाहरण बेस्ट रहेगा इसके लिए। जब किसी मेगा सेल के दौरान हजारों लोग एक साथ एक ही प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे होते हैं, तो ये डिजाइनर का बनाया हुआ स्कीमा और रिलेशनशिप ही होता है जो सब संभालता है। बिल्कुल,
वही सुनिश्चित करता है कि वेयरहाउस में मौजूद 100 स्मार्टफोन्स के लिए 500 ऑर्डर बुक ना हो जाएं। वही तो मैं सोच रहा था। अगर डिजाइनर ने अपना काम सही से नहीं किया है तो सिस्टम दिखाएगा कि आइटम स्टॉक में है, ग्राहक का पैसा भी कट जाएगा और बाद में पता चलेगा कि प्रोडक्ट तो था ही नहीं। और इससे कंपनी की इमेज बहुत खराब होती है। सीधा असर कंपनी की साख पर पड़ता है। लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करने लगते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं कि डिजाइनर का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट जितना सटीक होगा, डेटाबेस भविष्य में उतना ही स्केलेबल और मजबूत होगा। हाँ, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची ले जाओ। तो अब हमारे पास एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट आ गया है। आर्किटेक्ट ने सड़कों और इमारतों की जगह तय कर दी है, लेकिन केवल कागजी नक्शे में तो लोग रह नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, नक्शा तो सिर्फ एक प्लान है। इस नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए हमें शहर के बिल्डर्स की जरूरत होती है। और डेटाबेस की दुनिया में ये बिल्डर्स डेटाबेस डेवलपर कहलाते हैं। तो इन डेवलपर्स का मुख्य काम क्या होता है? डिजाइनर के ब्लूप्रिंट को फंक्शनल कोड में तब्दील करने की पूरी जिम्मेदारी इन डेवलपर्स की होती है। मतलब जो लकीरें खींची गई थीं, उन पर ईंट और गारा लगाने का काम। बिल्कुल सही कहा। ये वो लोग हैं जो SQL क्वेरी लिखते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाते हैं और ट्रिगर सेट करते हैं। हाँ, और फिर डेटाबेस एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं। उनका मुख्य काम डेटा वैलिडेशन के नियम लागू करना और सिस्टम की कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। जब हम यहाँ ट्रिगर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो मेरे दिमाग में एक आम बोलचाल का उदाहरण आता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए ट्रिगर डेटाबेस के अंदर लगा हुआ एक ऑटोमेटेड ट्रिप वायर या अलार्म है। ये एक अच्छी तुलना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के बैंक खाते का बैलेंस एक तय सीमा से नीचे जाता है तो ट्रिगर तुरंत एक अलर्ट जनरेट कर देता है। हाँ, कि फंड्स कम है। हाँ, इसके लिए किसी इंसान को बैठकर बार बार रिफ्रेश करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, ये सब बैकग्राउंड में अपने आप होता रहता है। और डेटा वैलिडेशन भी तो इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। और यहाँ डेवलपर्स की भूमिका का एक और बहुत अहम पहलू आता है। कौन सा? इसको हम फैट फिंगर सिंड्रोम के संदर्भ में देखते हैं। फैट फिंगर सिंड्रोम सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, कल्पना कीजिए कि शेयर बाजार में काम करने वाला कोई कर्मचारी गलती से टाइप करते वक्त 100 शेयर्स की जगह 10,000 टाइप कर दे। ओ, बस एक जीरो ज्यादा लग गया और अर्थ का अनर्थ हो गया। बिल्कुल। अगर डेवलपर ने सिस्टम में सही वैलिडेशन रूल या लॉजिक नहीं लिखा है तो ये एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डेवलपर्स वहां एक रूल सेट करते हैं। हाँ, वो नियम सेट करते हैं जो कहते हैं कि अगर ऑर्डर की मात्रा सामान्य से 10 गुना ज्यादा है तो उसे तुरंत ब्लॉक करो और मैनेजर के अप्रूवल के लिए भेजो। क्या बात है। वही तो। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसका मतलब डेवलपर्स सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर कोड नहीं लिख रहे हैं। नहीं, उनका काम उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो दरअसल बिजनेस के नियमों को तकनीकी भाषा में ढालकर सिस्टम की हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब हेल्थ केयर या अस्पतालों के डेटाबेस की बात आती है, तब तो डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना डेवलपर्स के लिए और भी बड़ी चुनौती बन जाता होगा। सबसे बड़ी चुनौती। उन्हें ऐसा कोड लिखना होता है जो एक तरफ मरीज के रिकॉर्ड्स को हैकर से बचाए और दूसरी तरफ इमरजेंसी रूम में खड़े डॉक्टर को 1 मिलीसेकंड में वही रिकॉर्ड उपलब्ध करा दे। हाँ, दोनों चीजें एक साथ करनी होती हैं, सिक्योरिटी भी और स्पीड भी। ये तो किसी टाइट रोप वॉक जैसा है। लेकिन इसी बिंदु पर मुझे लगता है कि डेवलपर्स और डिजाइनर्स या डीबीए के बीच एक दिलचस्प टकराव देखने को मिलता होगा। टकराव बिल्कुल होता है, हर रोज होता है। डेवलपर्स चाहते होंगे कि उनके लिखे गए फंक्शन तेजी से काम करें और डीबीए उस पर सुरक्षा के कई लेयर लगाना चाहते हैं। तो फिर इस टकराव को सुलझाता कौन है? पूरे प्रोजेक्ट को एक सही दिशा में रखने के लिए किसी की तो जरूरत होती होगी। हाँ, और इसके लिए एक और यूजर पर्सोना की सख्त जरूरत होती है। एक ऐसा इंसान जो इन दोनों दुनियाओं की भाषा समझ सके। यहीं पर हमारे चौथे यूजर पर्सोना की एंट्री होती है, यानी सिस्टम एनालिस्ट। तो अगर डीबीए मेयर है, डिजाइनर आर्किटेक्ट है और डेवलपर बिल्डर है, तो सिस्टम एनालिस्ट कौन है? सिस्टम एनालिस्ट अनुवादक है, यानी ट्रांसलेटर, और इन सभी के बीच एक पुल बनाने वाला इंसान है, ब्रिज बिल्डर। बिल्कुल। देखिए, जो लोग बिजनेस चलाते हैं वो मुनाफा, नुकसान और मार्केट शेयर की भाषा बोलते हैं। उन्हें कोड से कोई मतलब नहीं होता। वही तो। और दूसरी तरफ जो लोग कोड लिखते हैं वे लेटेंसी, थ्रूपुट और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की भाषा बोलते हैं। इन दोनों के बीच बातचीत कराना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल। सिस्टम एनालिस्ट का काम ही इन दोनों के बीच एक आम सहमति बनाना है। लगता है ये भूमिका शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। मैं भी यही मानती हूँ। जब भी किसी संगठन में एक नया डेटाबेस सिस्टम लागू किया जाना होता है तो एनालिस्ट सबसे पहले यूजर्स की जरूरतें समझने का काम करता है। यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है। हाँ,
फिर वो फीजिबिलिटी स्टडी करता है, ये देखने के लिए कि बिजनेस टीम जो मांग रही है वो तकनीकी रूप से संभव है भी या नहीं। और क्या कंपनी के पास उसके लिए बजट है या नहीं, वो सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद एनालिस्ट सिस्टम स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। ये क्या होता है? ये एक तरह का दस्तावेज होता है जिसमें तकनीकी टीम के लिए निर्देश होते हैं और बिजनेस लीडर्स के लिए ये आश्वासन होता है कि सिस्टम उनकी समस्या को कैसे हल करेगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन कंपनी का उदाहरण लेते हैं। जरूर। सप्लाई चेन में अक्सर बॉटलनेक्स या रुकावटें आती हैं। हो सकता है कि माल तैयार हो लेकिन पैकेजिंग मटेरियल बंदरगाह पे फंसा हो। हाँ, ऐसी समस्याएं आम है सप्लाई चेन में। अब कंपनी का सीईओ एनालिस्ट से कहता है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर वक्त बताए कि कौन सा माल कहाँ अटका है। उसको सब लाइव दिखना है। बिल्कुल। तो एनालिस्ट इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को लेता है और उसे डेटाबेस की भाषा में तोड़ता है। वो तय करता है कि क्या हमें लाइव जीपीएस ट्रैकिंग डेटा को डेटाबेस से जोड़ना होगा, क्या हमें वेंडर के डेटाबेस से एपीआई के जरिए जानकारी लेनी होगी। ये सब एनालिस्ट ही तय करता है ना। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में एनालिस्ट को अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस टीम कहती है कि उन्हें हर 1 माइक्रोसेकंड का डेटा चाहिए। हर माइक्रोसेकंड का। वो तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। वही तो। एनालिस्ट जानता है कि इतना सारा डेटा स्टोर करने से सिस्टम धीमा हो जाएगा और डीबीए भी इसकी अनुमति नहीं देगा। तो फिर वो क्या करता है? इसलिए वो एक बीच का रास्ता निकालता है। वो तय करता है कि सिर्फ महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स का डेटा ही डेटाबेस में जाएगा। मतलब जब ट्रक सिटी क्रॉस करेगा तभी पिंग आएगा, हर सेकंड नहीं। बिल्कुल। अगर सिस्टम एनालिस्ट ना हो तो कंपनियां ऐसे सिस्टम बना लेंगी जो तकनीकी रूप से तो एकदम परफेक्ट होंगे, लेकिन असल में उस समस्या को सुलझा ही नहीं पाएंगे जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। एकदम सही। एनालिस्ट ही वो व्यक्ति है जो तकनीक को बिजनेस के लक्ष्य के साथ अलाइन करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। इस डीप डाइव में हमने 4 रोल्स देख लिए हैं। हाँ। और अब इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे डिजाइन, कोडिंग और एनालिसिस के बाद हम उस आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसके लिए पूरा शहर, ये पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है। शहर के आम नागरिक, यानी एंड यूजर, जिसे हम अंतिम उपयोगकर्ता भी कहते हैं। एंड यूजर वो व्यक्ति या विभाग है जो अपने रोजमर्रा के कामों और फैसलों के लिए सीधे तौर पर डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है। क्या उन्हें कोडिंग आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वे ना तो सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, ना कोड लिखते हैं और ना ही डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उनका इंटरेक्शन कैसा होता है? वो उस सिस्टम में डेटा डालते हैं, जानकारी निकालते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और ट्रेंड्स का विश्लेषण करते हैं। किसी भी डीबीएमएस की असली परीक्षा इसी बात पर निर्भर करती है ना कि वो एंड यूजर के लिए कितना उपयोगी है। हाँ, अगर यूजर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो पूरा सिस्टम बेकार है। वैसे आज के दौर में एंड यूजर्स की भूमिका भी काफी बदल गई है। हाँ, बहुत बदलाव आया है इसमें। मुझे याद है पहले वे सिर्फ डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर हुआ करते थे। हाँ, बस पेपर देखकर स्क्रीन पर टाइप करते थे। लेकिन आज मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर ने एंड यूजर्स को बहुत ताकतवर बना दिया है, खास करके सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स ने। वही, इस सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स के जरिए एक मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स हेड बिना आईटी टीम के पास गए खुद ही डैशबोर्ड पर क्लिक करके ये जान सकता है कि पिछले हफ्ते किस रीजन में सबसे ज्यादा बिक्री हुई और कौन सा प्रोडक्ट फ्लॉप रहा। बिल्कुल, वे सीधे तौर पर डेटा के आधार पर फैसले ले रहे हैं। उन्हें किसी डीबीए या डेवलपर का इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी रिपोर्ट के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? ये सुविधा तभी संभव हो पाती है जब ऊपर के चारों यूजर्स यानी डीबीए, डिजाइनर, डेवलपर और एनालिस्ट ने अपना काम पूरी सटीकता के साथ किया हो। एकदम सही बात है। अगर एक रिटेल स्टोर का कर्मचारी सिस्टम में किसी ग्राहक की जानकारी या उसकी पिछली खरीद का इतिहास निकालने की कोशिश करता है और सिस्टम 2 मिनट तक लोड ही होता रहता है, तो वहां तो ग्राहक गुस्सा हो जाएगा और वो कर्मचारी भी डेटाबेस का इस्तेमाल करना ही छोड़ देगा। हाँ, वो सोचेगा इससे अच्छा तो मैं पेन पेपर पर ही लिख लूं। या फिर वो अपनी एक अलग स्प्रेडशीट बना लेगा और यहीं पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम फेल हो जाता है। मतलब अगर सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं है या रियल टाइम में काम नहीं कर रहा है तो सारा आर्किटेक्चर और कोड बेकार है। बिल्कुल बेकार है। उस करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर है। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। यही तो शहर की खासियत होती है। तो चलिए इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ समेटते हैं इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में। ठीक है।
आज की चर्चा से हमने देखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पीछे काम करने वाला डेटाबेस केवल सर्वर या सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जटिल और इंटरकनेक्टेड इंसानी नेटवर्क है। बिल्कुल। आर्किटेक्ट या डिजाइनर उस शहर का नक्शा तैयार करता है, डेवलपर उस नक्शे के आधार पर शहर का निर्माण करता है और कोड लिखता है, और मेयर यानी डीबीए उस शहर की सुरक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। और एनालिस्ट एक ट्रांसलेटर बनकर व्यापार और तकनीक के बीच का पुल बनता है। और अंत में एंड यूजर उस पूरी व्यवस्था का असली फायदा उठाता है अपने रोज के फैसलों में। तो इन 5 कड़ियों से मिलकर बनता है हमारा डेटाबेस का इकोसिस्टम। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है आपके हिसाब से? मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, कितनी भी एडवांस हो जाए, हाँ, उसे चलाने, डिबग करने और बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए अलग अलग तरह के ह्यूमन एक्सपर्टीज की आवश्यकता हमेशा रहती है। मतलब इंसानों के बिना मशीन कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाला एक साइकिल है जहां हर भूमिका दूसरे के काम को प्रभावित करती है। जब एक यूजर बटन क्लिक करता है तो वो चारों रोल्स की मेहनत को एक साथ एक्टिवेट करता है। और सुनने वालों को यही ध्यान में रखना चाहिए, अगली बार जब आप कोई सर्च करें तो सोचिए उस 1 सेकंड के पीछे कितने इंसानों का दिमाग लगा है। ये वाकई एक अद्भुत और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। मुझे खुशी है कि हमने इस विषय पर इतनी गहराई से बात की। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो मौजूदा तकनीकी दौर को देखते हुए हमारे सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, पूछिए, मुझे भी उत्सुकता है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह है। ऐसे टूल्स आ गए हैं जैसे गिटहब कोपायलट, जो अब खुद बखुद जटिल एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहे हैं। बिल्कुल, और एआई सिस्टम्स डेटाबेस के परफॉर्मेंस को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। यहां तक कि स्कीमा डिजाइन में भी मदद कर रहे हैं, जो कि डिजाइनर का काम था। हाँ, तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले भविष्य में ये 5 अलग अलग भूमिकाएं यानी डिजाइनर, डेवलपर, डीबीए और एनालिस्ट धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी? मतलब एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। हाँ, या फिर क्या सिर्फ एक एआई डेटाबेस मैनेजर इन सबकी जगह ले लेगा? ये एक बहुत ही डरा देने वाला परंतु वास्तविक सवाल है। या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि एआई भले ही कोडिंग और ट्यूनिंग कर ले, लेकिन उस एआई को बिजनेस का संदर्भ समझाने, उसे सही प्रॉम्प्ट देने और उसके लिए लिए गए फैसलों को ऑडिट करने के लिए हमें एक बिल्कुल नए प्रकार की डेटाबेस यूजर की आवश्यकता होगी। एक नया रोल ही पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीक इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि इंसानों को एक सुपर आर्किटेक्ट या एआई कंट्रोलर जैसी नई और अधिक जटिल भूमिका में धकेल देगी? वही तो, एक ऐसी भूमिका जिसका नामकरण अभी तक हुआ ही नहीं है। तो क्या इंसान सिर्फ एआई को सुपरवाइज करने के लिए रह जाएंगे? ये वाकई एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों तक सोचा जा सकता है। इस रोमांचक और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। इस बदलते हुए तकनीकी परिदृश्य पर विचार करते रहिए और नए अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए।